आज की वीडियो में हम कॉमेट ऐसे और एम्स टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल और प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। कॉमेट ऐसे को हम सिंगल सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं और इसमें हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स होते हैं उसको मेजर करते हैं कि किस हद तक डीएनए डैमेज हुआ है। प्रिंसिपल इसका ये है कि डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं आपके पास, वो जितने ज़्यादा होंगे, मींस कि जो फ्रेगमेंट लेंथ जितनी कम होगी, तो जब आप एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो डीएनए की जो मूवमेंट होगी उस जेल के थ्रू वो डिपेंड करेगी कि डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ क्या है। जितना स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो उतना ही जेल के थ्रू फार्दर अवे मूव करेगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे टुवर्ड्स द एनोड वो मूव करेगा, जबकि जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी जो मूवमेंट होगी जेल के थ्रू वो स्लो होगी और वो कम डिस्टेंस मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और डीएनए के अंदर जितने ज़्यादा डीएनए या डीएनए प्रोटीन क्रॉस लिंक्स होंगे उनकी जो माइग्रेशन है थ्रू द एगरोस जेल वो उतनी ही रिटार्डेड होगी। प्रोटोकॉल इसका कुछ यूँ है कि पहले आपने सेल को हाइपरटोनिक लाइसिस सोल्यूशन और नॉन आयनिक डिटर्जेंट के साथ ट्रीट करना है ताकि उसकी सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसोम्स जो हैं ये डिज़ोल्व हो जाएं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड जो है इसको फिर हाई अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए सुपर कॉइल्स हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं और जो अल्कली लिबाइल साइट्स हैं डीएनए के अंदर वो एक्सपोज हो जाती हैं। अल्कली लिबाइल साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं जो कि अल्कली सोल्यूशन जो है उससे ज़्यादा प्रोन होती हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ से डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं उनका ब्रेकेज कॉज कर देते हैं। सो सच ब्रेक्स माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो एनोड की तरफ ज़्यादा जल्दी मूव कर जाती हैं और जो आपका ओवरऑल जेल के ऊपर बैंड जाते हैं वो एक कॉमेट लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, कॉमेट अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो कॉमेट जो है ये सन के इर्द-गिर्द एक आइस लाइक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा होता है और उसके पीछे गैस जो है उसकी एक लॉन्ग सी टेल बनी हुई होती है। ठीक है, उसको हम कॉमेट कहते हैं। सो इसी तरीके से जब आप ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल के थ्रू रन करते हैं तो एक कॉमेट लाइक अपीयरेंस आ जाती है जिसमें उसका एक हेड होता है और लॉन्ग सी टेल होती है। सो नेक्स्ट, एम्स टेस्ट जो है इट वॉज डिवाइज्ड बाय ब्रूस एम्स। ठीक है, और ये मेनली इसमें बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई भी केमिकल जो है उसकी म्यूटेशंस कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, उसकी म्यूटाजेनिसिटी क्या है। इसमें जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स यूज़ की जाती हैं वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया है, इसको यूज़ किया जाता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं इस बैक्टीरिया की उनको यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली इनको क्यों यूज़ किया जाता है कि इनके जो जीन्स हैं जो कि हिस्टिडीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें म्यूटेशंस होती हैं। तो दो म्यूटेंट फॉर्म्स जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, एक ऑक्सोट्रॉफिक और प्रोटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स ऐसे जो म्यूटेंट्स हैं जिनको हिस्टिडीन रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, और दूसरे जब आप उसको फिर ऐसे स्ट्रेन को केमिकल से ट्रीट करते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि उसके अंदर ये म्यूटेशन हुई है इस जीन के अंदर कि नहीं, तो उसको फिर हम चेक करते हैं। जिनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है दे आर कन्वर्टेड टू प्रोटोट्रॉफिक स्टेट, मींस के वो ऐसे सेल्स हैं जो कि हिस्टिडीन फ्री मीडियम के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। कन्वर्सली अगर हम इसको देखें तो ये है कि उनकी जो उन कैपेसिटी है हिस्टिडीन सिंथेसिस की जीन्स जो है उसके अंदर ऐसी म्यूटेशन हुई है कि वो हिस्टिडीन खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका प्रोटोकॉल है, बैक्टीरिया जो हैं इनको हम एगर प्लेट पे स्प्रेड कर देते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन ताकि इनिशियली जो है वो कॉलोनीज बने उनकी। ठीक है, अब आफ्टर फ्यू टाइम अब क्या होगा कि हिस्टिडीन तो डिप्लीट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकेंगे जिनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है और दे हैव गेन्ड कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज हिस्टिडीन। ठीक है, 48 आवर्स के लिए आप प्लेट को इंक्यूबेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कोई वो जो सब्सटेंस आपने जो भी जो है उसको यूज़ किया है उसकी म्यूटाजेनिसिटी क्या है। म्यूटाजेनिसिटी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़। जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे
मीन्स कि उसकी जो म्यूटाजेनिसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा है। अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल सेल है जिसका जो है डीएनए अनडैमेज्ड है। यहाँ पे जो है इसको सारा प्रोसीजर करके कॉमेट ऐसे का नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इस तरीके से ये जो इंटैक्ट हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो इस तरीके से आपके पास जेल के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो डीएनए डैमेज्ड सेल है उसमें जो डीएनए है वो ऑलरेडी उसके अंदर ब्रेक्स हुए होंगे, वो जो है फ्रेगमेंट्स की, स्मॉल फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगा। तो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इस तरीके से ये एक अपीयरेंस आ जाएगी यूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे और ये जो टेल रीजन होगा यहाँ पे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे और ये कॉमेट लाइक अपीयरेंस आएगी, इसीलिए हम इसको कॉमेट ऐसे कहते हैं। मीन्स के इसको इसकी देखने के बाद ही हम जो है बैंड्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो डैमेज हुआ हुआ है। नेक्स्ट एम्स टेस्ट की तरफ हम आते हैं। एम्स टेस्ट में ये देखिए यहाँ पे ये जो मीडियम है, प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन इन कल्चर मीडिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कल्चर मीडिया, इसके अंदर हिस्टिडीन जो है वो आपने दी हुई है, ठीक है। बैक्टीरियल सस्पेंशन आप इनोकुलेट करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया रखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, म्यूटेशन कॉजिंग सेल ग्रोथ, ठीक है। अब डिप्लीट हो गया है, हिस्टिडीन ख़त्म हो गया है, लेकिन जो ट्रीटेड आपके पास जिन बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनको आपने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ पहले एक्सपोज किया है, तो ये यहाँ पे ये जो कॉलोनीज़ की ग्रोथ आई है ये बेसिकली किस वजह से आई है कि म्यूटेंट्स जो हैं वो ग्रो किए हैं। एब्सेंस ऑफ हिस्टिडीन, फिर आपने हिज नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो आपने इनोकुलेट किए हैं। सो नो म्यूटेशन लेस सेल ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने इनको एक्सपोज नहीं किया उसके साथ, तो क्या होगा कि म्यूटेशन नहीं हुई है तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं करेंगे उसके ऊपर।